आपने जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी के किस्से तो सुने होंगे। जर्मनी और फ्रांस वो दो मुल्क जिन्होंने आपस में जंगें लड़ी और ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि दुनिया को भी उन जंगों में इन्वॉल्व किया। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की। ये वो जंगें हैं जिसमें जर्मनी और फ्रांस मेन कंटेंडर थे, मतलब मेन वो थे जिनकी आपस में मेन दुश्मनी थी। इनकी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया भी इस जंग में आ गई और करोड़ों लोगों की जानें गईं। और इन दोनों की दुश्मनी एक दुनिया का बहुत बड़ा मसला था। लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों में ना सिर्फ दोस्ती होगी बल्कि इनकी ट्रेड भी स्टार्ट होगी और इन दोनों ने आपस में बॉर्डर भी ओपन कर लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी किस तरह ख़त्म हुई और ईयू ने क्या रोल प्ले किया जिसकी वजह से दुनिया ना सिर्फ सेफ हो गई बल्कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से भी बच गई। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहना। इससे पहले कि ये समझा जाए कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान दोस्ती किस तरह हुई, ये ज़रूरी है समझना कि इन दोनों के दरमियान दुश्मनी किस तरह हुई। फ्रांस जो 19वीं सदी में एक बड़ी ताकत था, दुनिया की भी और यूरोप की भी, उसके मुकाबले में जर्मनी छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था। 1866 में जर्मन स्टेट्स की ऑस्ट्रिया के साथ एक जंग हुई जिसमें जर्मन स्टेट्स ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब ये सब जब फ्रांस ने देखा तो उसे अपनी हेजेमनी और अपनी पावर वीक होती हुई नजर आई। तो उसने 1870 में जो फ्रांस का एम्परर था नेपोलियन 3, उसने फ्रांस जर्मन स्टेट्स पे हमला कर दिया और फ्रांको जर्मन वार का आगाज कर दिया। लेकिन इसमें कुछ इस तरह का हुआ कि जर्मन स्टेट जो बहुत वीक थी उन्होंने फ्रांस जो दुनिया की एक बड़ी ताकत थी उसको हरा दिया और इस तरह फ्रांस की हेजेमनी बहुत ज़्यादा वीक हो गई और इस तरह दोनों मुल्कों की दुश्मनी का आगाज हुआ। फ्रैंको जर्मन वॉर के बाद जब जर्मनी ने फ्रांस को शिकस्त दे दी तो जर्मन स्टेट्स ने अपने आप को मुत्तहिद कर लिया बिस्मार्क के अंडर। बिस्मार्क एम्परर बना जर्मनी का। अब जर्मनी जो पहले छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था उसने अपने आप को एक फेडरेशन के अंदर ले आया और जर्मनी एक ताकत के तौर पर उभरा। जर्मनी ने दिन ब दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। उसके मुकाबले में फ्रांस और ब्रिटेन जो उस वक्त की दो बड़ी पावर थी यूरोप की, उन्होंने जर्मनी को एक एज अ थ्रेट लेना शुरू कर दिया और जर्मनी ने आर्म्स रेस भी ब्रिटेन के साथ स्टार्ट कर लिया। आर्म रेस से मतलब ये था कि जब जर्मनी ने ब्रिटेन के मुकाबले में अपने हथियार और अपनी नेवल पावर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और जो कि ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने भी अपने उसके मुकाबले में अपनी और भी आर्म्स रेस को या अपनी आर्म्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ये लड़ाई जो काफ़ी टाइम से बिल्डअप हो रही थी फाइनली 1914 में स्टार्ट हुई। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, जापान, इटली ये सब एक साइड पे थे जिनको अलाइज भी कहा जाता है और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर एक तरफ थे। ये जंग 4 साल चली जो 1918 तक चली और इस जंग के आखिर में बहुत सारी अमवात हुई और अलाइज ने ये जंग जीत ली। जंग अज़ीम 1 के अख्ताम पे एलाइज जिसमें फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन उन्होंने फैसला किया कि हमने जर्मनी को सजा देनी है इस जंग की। जर्मनी जो ऑलरेडी जंग से बहुत बुरी तरह मुतासिर था उसको और सजा देने का फैसला किया। 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हुई जिसमें जर्मनी के बहुत सारे इलाके फ्रांस को देने का फैसला हुआ और जर्मनी की कोल माइंस जो जर्मनी अपनी जिससे अपना क्योंकि उस टाइम पे जो आपका एनर्जी का रिसोर्स था वो कोल था, वो भी फ्रांस को दे दिए गए। उसके बाद जर्मनी पे बहुत सारे जुर्माने भी हुए और उसके साथ साथ जर्मनी की आर्मी भी ख़त्म कर दी गई। अब जर्मनी जो कि जंग से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतासर था, जब उस पर ये सब सजाएं लगी तो जर्मनी की इकोनॉमिक और सोशल हालात और भी ख़राब हो गए। लोग गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे चले गए, फाकों की नौबत आ गई और इस सब का फ़ायदा उठाया एक शख्स ने जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी नाजी पार्टी को बनाना शुरू किया और उसने लोग जर्मनी के लोगों के वो एहसासात वो इज़ारात जो एलाइस के खिलाफ रखते थे, जो उनको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो उन पर सजाएं लगी, उनको इस्तेमाल किया और अपने आप को पावर में ले आया। 1933 में जर्मनी का चांसलर हिटलर बना। पावर में आने के बाद हिटलर ने अपने दो गोल बनाए। पहला गोल तो ये था कि उसने एलाई से अपना बदला लेना था और अपने वो इलाके जो फ्रांस को दे दिए गए थे वो वापस लेने थे। दूसरा उसका ये गोल था कि उसने ज्यूज को यूरोप से ख़त्म करना था, जो कि दोनों गोल ही बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन शुरू में हिटलर की इस तरह की सोच को किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेट किया तो पूरी दुनिया ने उसको सीरियस लेना शुरू कर दिया।
हिटलर के साथ और भी फैशिस्ट रजीम जुड़ गई, जिसमें इटली की मोसोलिनी की रजीम थी। इन लोगों ने एक अलाइज बनाई और उसके मुकाबले में अलाइज वापस इकट्ठे हुए, जिनमें ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इन सब ने एक अलायंस क्रिएट की और वर्ल्ड वॉर टू का प्रॉपर आगाज हुआ। वर्ल्ड वॉर टू दुनिया की तारीख की सबसे ख़तरनाक जंग बन गई और 1945 जब ये जंग ख़त्म हुई तब 60 से 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसमें से 55 मिलियन लोग वो थे जो कि सिविलियंस थे। ये दुनिया की तारीख की सबसे डेडलीस्ट जंग बन गई और इसके आखिर में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जर्मनी को शिकस्त हुई और एलाइज ने जंग जीत ली। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू का इख्तिताम हुआ तो दुनिया दोबारा वापस सर जोड़ के बैठ गई कि हम जर्मनी और फ्रांस को दोबारा लड़ाई से किस तरह रोकें। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो जर्मनी को सजा दी गई वो एक बहुत बुरा तजर्बा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू का बहुत सारे लोगों का मानना है कि आगाज हुआ, क्योंकि हिटलर ने लोगों के उन एहसासात को यूज़ किया जो वर्ल्ड वॉर वन की सजाओं के बाद लोगों में आए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि हम दोबारा से जर्मनी को सजा दें। तो उसके बाद ऑप्शन क्या बचा था? अब बहुत सारे लोगों ने और जो यूरोपियन लीडर्स थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम ऐसी क्या सोल्यूशन ला सकते हैं जर्मनी और फ्रांस की दोस्ती करवाने का या इन दोनों मुल्कों को जंग से रोकने का, कि हम जर्मनी को सजा भी ना दें और दोनों मुल्क आपस में किसी तरह दोस्त भी बन जाएं। इस सब के लिए एक आइडिया जो यूरोपियन लीडर्स के दिमाग में आया वो था यूनाइटेड यूरोप, जिससे मुराद ये थी कि यूरोप को मुत्तहिद कर दिया जाए। ये आइडिया नया नहीं है, नेपोलियन ने भी कुछ इस किस्म के आइडिया की बात की थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बना लें जिसमें अमेरिका की तरह यूरोपियन कंट्रीज एक स्टेट की तरह रहने लगें तो पीस आ सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार दोबारा ये आइडिया फ्लॉट करने लगा। इस आइडिया का जिक्र विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के एक मशहूर लीडर थे वर्ल्ड वॉर टू के, उन्होंने अपनी 1946 में एक स्पीच में कुछ इस तरह किया। उनका कहना यह था कि जर्मनी और फ्रांस की राइवलरी सिर्फ इस तरह ही हल हो सकती है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बना दें, मतलब कि उन दोनों मुल्कों को एक इस तरह की फेडरेशन में ले आएं ताकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं और एक दूसरे के खिलाफ वो काम करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, जिससे इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी में खात्मा किया जा सकता है। ये आइडिया कहना तो बहुत आसान था, लेकिन इसको पाया तकमील पे पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दो कौमें जिन्होंने 30 से 40 साल के टाइम में दुनिया की दो बड़ी जंगें लड़ ली आपस में, दोनों मुल्कों ने लाखों जानों का नुकसान कर दिया, बिलियंस ऑफ यूरोज और डॉलर्स का नुकसान कर लिया। उनको एकदम से इस सिस्टम में लाना काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत हद तक नामुमकिन था। ये नामुमकिन सिर्फ इस वजह से नहीं था कि दोनों मुल्कों ने आपस में दो वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, बल्कि इसलिए भी नामुमकिन था कि वेस्ट जर्मनी, जिसकी कोल माइंस जो दुनिया की बड़ी कोल माइंस थी, वो फ्रांस लेना चाहता था। अब जब वो फ्रांस लेना चाहता था तो उन दोनों मुल्कों में दोस्ती का पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं कि जब वेस्ट जर्मनी की आप दोबारा अगर सारी कोल माइंस फ्रांस को दे देते हैं तो दोबारा जर्मनी में उस तरह के एंटी फ्रांस या फ्रांस के खिलाफ एहसास उभर सकते थे। लेकिन अब इस सब के सोल्यूशन के लिए लोगों ने या लीडर्स ने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। लेकिन इसका सोल्यूशन रॉबर्ट शूमैन, जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी 9 मई 1950 की डिक्लेरेशन, जिन्होंने एक डिक्लेरेशन एक प्रपोजल दिया जिसमें उन्होंने सोल्यूशन प्रपोज किया। अब उनका सोल्यूशन ये था कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो कोल माइंस हैं वो बजाय इसके कि आप वो या फ्रांस को दें या वो जर्मनी को दें, आप वो इन दोनों के दरमियान ही आपस में मिला दें, मतलब कि वो दोनों मिल के उसको यूज़ करें और उन दोनों में से किसी एक के पास वो माइंस ना जाएं, बल्कि एक ऐसी अथॉरिटी जो सुप्रा नेशनल अथॉरिटी बना दी जाए जो इसको लुक आफ्टर करे। इससे सुप्रा नेशनल अथॉरिटी से मुराद ये था कि यूएन और कुछ यूरोपियन स्टेट्स मिलके उसको सुपरवाइज करें और देखें, बजाय इसके कि फ्रांस या जर्मनी खुद इसको देखें। रॉबर्ट शूमैन का ये आइडिया यूरोपियन लीडर्स और यूरोपियन कंट्रीज को बहुत पसंद आया। उन्होंने इसको तकमील पे पहुंचाने के लिए 1951 में कोल एंड स्टील ट्रीटी साइन की। इसमें 6 मुल्क थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और इटली था। इन मुल्कों ने फैसला किया कि वो कोल और स्टील की जो ट्रेड थी वो आपस में भी करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में भी करेंगे और उसको खुद लुक आफ्टर करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक सुपर नेशनल अथॉरिटी बनाई। वो नेशनल अथॉरिटी में कोई ना सिर्फ फ्रांस था ना सिर्फ जर्मनी था, बल्कि सब मुल्क मिल के थे और इन मुल्कों ने मिल के
उस कोल एंड स्टील की ट्रेड को देखना शुरू किया। और इस तरह वो दोनों मुल्क जर्मनी और फ्रांस जिनकी आपस में राइवलरी थी उनकी आपस में ट्रेड का आगाज हुआ। इस ट्रीटी का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जर्मनी और फ्रांस को एक इस तरह के सिस्टम में लाया जाए जिसमें वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएं। वो ना सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ जर्मनी उसमें काम करे और उससे पैसा बनाए, या फिर फ्रांस उसमें काम करे और उसको बेच के पैसा बनाए, बल्कि वो दोनों मुल्क मिल के काम करें और 6 मुल्क जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की वो आपस में इसकी ट्रेड भी करें और पूरी दुनिया में फैलाएं भी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जर्मनी और फ्रांस को रोकना था, लेकिन बाद में यही यूरोपियन यूनियन की बेस बना और इसके थ्रू आपस में इन मुल्कों की ट्रेड भी शुरू हुई और एक ओपन मार्केट का आगाज भी हुआ जिसमें इन मुल्कों ने आपस में ट्रेड शुरू की। अगर इस स्टील एंड कोल कम्युनिटी का आगाज ना होता और जर्मनी को पहले की तरह दोबारा से कुछ सजा दी जाती, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि जर्मनी में दोबारा कोई नाजी पार्टी जैसी उठती और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में ले जाती। लेकिन स्टील एंड कोल कम्युनिटी जो ईयू की बेस बनी उसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से इस तरह बचाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स करें ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।